हेलो दोस्तों। 3 जून को सेबी ने गोल्ड रिटेलर राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड या आरईएल और उसके प्रमोटर चेयरमैन राजेश मेहता के खिलाफ एक 109 पेजेस का इंटरिम ऑर्डर इशू किया। सेबी का प्राइमरी एलिगेशन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच आरईएल ने 15.45 लाख करोड़ रुपीस का टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जिसका 99.8% पूरी तरह से मिसरिप्रेजेंटेड था। इन नंबर्स को समझने के लिए अगर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ले तो फाइनेंशियल ईयर 25 में आरईएल का एनुअल रेवेन्यू 4.53 लाख करोड़ रुपीस था। ये लगभग एचपीसीएल जैसी कंपनी के बराबर है, जिसने फाइनेंशियल ईयर 26 में 4.78 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा कमाए थे। आरईएल का स्टॉक फरवरी 2023 में 1028 रुपीस के पीक पर था, पर जब ये ऑर्डर आया तो ये 104 रुपीस पर ट्रेड कर रहा था। इस ऑर्डर के तुरंत बाद इसने लोअर सर्किट भी हिट किया। सेबी का एस्टिमेट है कि पब्लिक इन्वेस्टर्स की 12,726 करोड़ रुपीस की वेल्थ खत्म हो चुकी है। एलआईसी के साथ 2 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर्स के हाथ में अब सिर्फ लॉसेस बचे हैं। लेकिन ये एक अकेला एलिगेशन नहीं है। इस नंबर के पीछे एक लंबा चौड़ा आर्किटेक्चर है जो एक मल्टी लेयर्ड स्कीम को दिखाता है, जिसमें अनएक्सप्लेन्ड ओवरसीज रेवेन्यू, क्वेश्चनेबल ट्रेड्स, पर्सनल बैंक अकाउंट्स के थ्रू राउंड ट्रिपिंग और कुछ रेगुलेटरी ट्रिकरी भी शामिल है। और ये सब कुछ अचानक पकड़ में आया है। 10 साल पहले मनी लाइफ की टीम, जिसे जाने माने फाइनेंशियल जर्नलिस्ट्स देबाशीष बासु और सुचेता दलाल लीड कर रहे थे, इन्होंने आरईएल के बुक्स को अपनी कैपेसिटी में एनालाइज किया था। दूसरों की तरफ से भी ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि आरईएल के बारे में कुछ सही नहीं लग रहा था। फिर 2024 में सेबी को उस समय के एक आरईएल शेयर होल्डर से एक कॉशनरी ईमेल मिला। वहां से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जिसका नतीजा ये इतना बड़ा ऑर्डर है। आज के इस वीडियो में हम इस केस को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम इस कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, जिसके कारण ये ट्रिकरी पॉसिबल हुई। उसके बाद हम कंपनी के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऑपरेशंस में चल रहे मैनिपुलेशन को भी देखेंगे। एंड में हम ये भी देखेंगे कि कंपनी ने एक्चुअली कितने कैश के साथ राउंड ट्रिपिंग की। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों, आमतौर पर ज्यादातर क्रिएटिव फाइनेंशियल इंजीनियरिंग या ट्रिक्स के कोर में एक एलैबोरेट कॉर्पोरेट ओनरशिप स्ट्रक्चर होता है, जो बहुत कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग होती है। आरईएल भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। पेरेंट आरईएल एंटिटी के पास आरईएल सिंगापुर का ओनरशिप है, जो बदले में एक स्विस होल्डिंग कंपनी ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज एजी या जीजीआर का 95% ओन करती है, और पेरेंट कंपनी के पास बाकी 5% है। जीजीआर खुद स्विट्जरलैंड बेस्ड वालकैम्बी का 100% ओन करती है, जो कि एक्चुअल में दुनिया की सबसे बड़ी प्रेशियस मेटल रिफाइनरीज में से एक है, जो साल में 2000 टन से ज्यादा गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और पलेडियम प्रोसेस करती है। आरईएल ने इसे 2015 में लगभग $400 मिलियन में खरीदा था। आरईएल के फाइनेंशियल्स में इसका ज्यादातर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इसकी सब्सिडियरीज से आता है। इसका स्टैंडअलोन बिजनेस रेवेन्यू में मुश्किल से 1% कंट्रीब्यूट करता है। यह अजीब है, पर शायद इलीगल नहीं। लेकिन सेबी की दिखाई गई कई डिस्क्रिपेंसीज, जिसमें सबसे बड़ी वाली भी शामिल है, बिल्कुल इसी डिफरेंस से आती है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी से शुरू करते हैं, जिसमें वालकम्बी सब्सिडरी शामिल है। अब याद रखिए, वालकम्बी सिर्फ एक रिफाइनर है। यह अपने खुद के अकाउंट पर गोल्ड खरीदती या बेचती नहीं है। बैंक्स और बुलियन डीलर्स अपना गोल्ड प्रोसेसिंग के लिए वालकम्बी के पास भेजते हैं, और वालकम्बी एक फीस कमाती है। गोल्ड दूसरे लोगों का होता है। वालकम्बी के ऑडिटेड फाइनेंशियल्स, जो स्विस लॉ के अंडर प्रिपेयर किए जाते हैं, बिल्कुल इसी चीज को रिफ्लेक्ट करते थे। कैलेंडर ईयर 2023 में वालकम्बी ने लगभग 543 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। 2024 में ये 427 करोड़ रुपीस था। इस इंडस्ट्री के एक लीडिंग बिजनेस के लिए ये नॉर्मल है। लेकिन जीजीआर, जो होल्डिंग कंपनी वालकम्बी से एक लेवल ऊपर थी, वो कुछ बिल्कुल अलग ही रिकॉर्ड कर रही थी। अपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में जीजीआर ने वालकम्बी में प्रोसेस होने वाले गोल्ड का पूरा मार्केट वैल्यू अपने खुद के रेवेन्यू जैसे बुक कर लिया। सिर्फ 2023 के लिए ये 2.9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था। और चिंता की बात ये थी कि जीजीआर का अपना कोई एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशन ही नहीं था। फिर आरईएल ने जीजीआर के इस मैसिवली इन्फ्लेटेड नंबर्स को लिया और उन्हें अपने इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसोलिडेट कर दिया, जबकि वालकम्बी के एक्चुअल ऑडिटेड नंबर्स को पब्लिक से छुपा कर रखा। जब सेबी ने आरईएल से इसकी एक्सप्लेनेशन मांगी, तो आरईएल ने क्लेम किया कि वालकम्बी सिर्फ प्रोसेसिंग रेवेन्यूज रिकॉर्ड करती है, जबकि जीजीआर ट्रू एंड फेयर सेल्स रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करती है। सेबी ने इसे कमर्शियली इम्प्लॉजिबल पाया, और आरईएल इस क्लेम के सपोर्ट में एक भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सका। जीजीआर के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स का स्विस लॉ के अंडर कभी स्टैट्यूटरी ऑडिट भी नहीं हुआ था, जिससे सिचुएशन और खराब हो गई। उन्हें वॉलंटरीली एक इंटरनल ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल के अंडर प्रिपेयर किया गया था।
केपीएमजी वेलकम्बी का ऑडिटर है, इसने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई किया कि जीजीआर पर उसकी ओपिनियन कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं थी। इफेक्ट में आरईएल एक शेल होल्डिंग कंपनी से अनऑडिटेड सेल्फ प्रिपेयर्ड नंबर्स को अपने ऑडिटेड इंडियन फाइलिंग्स में फनल कर रहा था। इस बीच आरईएल ने अपनी वेबसाइट पर कभी किसी सब्सिडियरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोड नहीं किए, जो कंपनीज एक्ट का एक सीधा वायोलेशन है। जब सेबी ने डेटा मांगा तो आरईएल ने स्विस फेडरल एक्ट ऑन डेटा प्रोटेक्शन के अंडर क्लेम किया कि स्विस लॉ उसे इंडियन रेगुलेटर्स के साथ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से रोकता है। लेकिन सेबी ने इसे साफ खारिज कर दिया और कहा कि स्विस लॉ सिर्फ नेचुरल पर्सन्स के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है, कॉर्पोरेट एंटिटीज के नहीं। असल में जीजीआर ही आरईएल के बैलेंस शीट की कई ऑडिटीज के एकदम बीचों बीच बैठता है। अपने इस मैसिव रेवेन्यू को जस्टिफाई करने के लिए आरईएल ने क्लेम किया कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जीजीआर की बैलेंस शीट पर थे, पर सेबी को इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। वेलकम्बी के अलावा एक और ऐसी ही डिस्क्रिपेंसी थी जो सेबी को मिली। अपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर आरईएल का अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स लाइन आइटम 5 साल के अंदर अचानक 12 गुना बढ़कर 2025 में 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। आरईएल ने कहा कि ये अफ्रीकन गोल्ड माइंस में उनके इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। अब एक गोल्ड रिटेलर एक रिलेटिवली एसेट लाइट बिजनेस होता है। इसके लिए गोल्ड माइंस को आउटराइट परचेज करना काफी अजीब है, जिनको कई गुना ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है। सेबी ने आरईएल सिंगापुर और जीजीआर सब्सिडियरीज के स्टेटमेंट्स को देखने का फैसला किया और वहां उन्हें गोल्ड माइन से रिलेटेड कुछ नहीं मिला। इसके अलावा आरईएल बेसिक इंडियन अकाउंटिंग लॉज को फॉलो करने में भी फेल हुआ। जैसे एक पेरेंट कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल से उन इन्वेस्टमेंट्स को बाहर रखना जरूरी है जो उसने अपनी ही सब्सिडियरी में किए हैं, या सब्सिडियरीज का जो उधार है, ताकि बिजनेस के साइज को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट होने से बचाया जा सके। लेकिन आरईएल ने इस रूल को फॉलो नहीं किया और 2,500 करोड़ रुपीस के इंटर ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स को अपने कंसोलिडेटेड बुक्स में बनाए रखा। इस सब ने रिटेल इन्वेस्टर्स को यह आइडिया दिया कि आरईएल गोल्ड रिटेल बिजनेस में एक जायंट है, पर सच्चाई एसबीआई कहता है इससे काफी दूर थी। तो जहां ओवरसीज कंसोलिडेशन ने ग्लोबल स्केल का एक इल्यूजन बनाया, आरईएल साथ ही साथ अपने डोमेस्टिक स्टैंडअलोन बुक्स को भी मैनिपुलेट कर रहा था। फाइनेंशियल ईयर 22 और फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच आरईएल ने एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर एफ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक्स के साथ लगभग 11,487 करोड़ रुपीस की सेल्स और 11,488 करोड़ रुपीस की परचेजेस रिकॉर्ड की। ये ट्रांजैक्शन आरईएल की टोटल स्टैंडअलोन सेल्स का 66% थे। अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया तो अजीब बात सेल्स और परचेज के बीच के नेगेटिव डिफरेंस में है। एक्चुअली इन ट्रांजैक्शंस में 1.82 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ। कोई ऐसा जानबूझ के क्यों करेगा? सेबी ने पाया कि आरईएल कभी एक्चुअल में अफ्लुएंस का क्लाइंट था ही नहीं। आरईएल के साथ या उसके बिहाफ पर कभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं किए गए थे। तो ये एंट्रीज क्या थी? पता चला कि राजेश मेहता, आरईएल के प्रमोटर, अफ्लुएंस में अपने पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए गोल्ड डेरिवेटिव्स ट्रेड कर रहे थे। आरईएल ने 7.45 करोड़ रुपीस मेहता के पर्सनल बैंक अकाउंट में मार्जिन मनी जैसे ट्रांसफर किए। मेहता ने 102 डेज ट्रेड किया, 3.50 करोड़ रुपीस लूज किए और नेट बैलेंस उनके थ्रू आरईएल को वापस कर दिया। जो एक्चुअल कैश ट्रांजैक्ट किया वो 8 करोड़ रुपीस से कम था। मेहता के पर्सनल डेरिवेटिव पोजीशंस की ग्रॉस नोशनल वैल्यू टोटल 11,487 करोड़ रुपीस थी। आरईएल ने इसे कंपनी की अपनी सेल्स और परचेजेस जैसे बुक कर लिया। आरईएल और अफ्लुएंस के बीच कोई जीएसटी रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। मेहता को एक कॉन्डुइट के रूप में ऑथराइज करने के लिए कोई बोर्ड अप्रूवल्स भी नहीं मिले थे। मजे की बात यह है कि आरईएल की ये एक हैबिट लगती है कि जो भी एसेट्स उसके हाथों से गुजरती हैं, उनकी ग्रॉस वैल्यू को वो इनकम जैसे बुक करती है, चाहे वो वेलकम्बी की रिफाइनरी से गुजरने वाली गोल्ड हो या डेरिवेटिव्स ट्रेड की नोशनल वैल्यू। ये बातें सामने आने पर आरईएल ने क्लेम किया कि मेहता ने एमसीएक्स के साथ चल रही लिटिगेशन के कारण एक कॉन्डुइट जैसे काम किया। फिर से सेबी को इसके सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं मिला। एफ्लुएंस स्कीम के अलावा आरईएल ने अपने स्टैंडअलोन नंबर्स को दूसरे तरीकों से भी मैनिपुलेट किया। जैसे इसने 867 करोड़ रुपीस के फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जैसे क्लासिफाई किया, जबकि इंडियन लॉ के मुताबिक इसे नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू के रूप में अलग से रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसने फिक्स्ड डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड से आए 204 करोड़ रुपीस के इंटरेस्ट को भी ऑपरेशनल रेवेन्यू जैसे रिकॉर्ड किया। आरईएल ने 2,914 करोड़ रुपीस के लॉन्ग आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को ट्रेड पेबल्स के अगेंस्ट नेटिंग करके इरेज भी कर दिया। ऐसा करने के लिए उन्होंने अनवेरिफाइबल ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस, टेलीफोनिक अंडरस्टैंडिंग्स और कंफर्मेशन लेटर्स का इस्तेमाल किया, जो तभी हासिल किए गए थे जब सेबी ने इन पे सवाल पूछना शुरू किया। जैसा एक काउंटर पार्टी अल जमीलत ज्वेलरी के ईमेल एड्रेस परमानेंटली बाउंस कर गए।
अगर अभी तक की कहानी कागज पर नंबर्स के बारे में थी, तो ये अगला हिस्सा कंपनी के एक्चुअल कैश राउंड ट्रिपिंग से जुड़ा है। अप्रैल 2020 और सितंबर 2025 के बीच आरईएल ने राजेश मेहता के पर्सनल बैंक अकाउंट्स में 339 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए और 232 करोड़ रुपीस वापस आए। बाकी 107 करोड़ रुपीस कहाँ है? जब सेबी ने वजह पूछी तो मेहता के पास बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस थे, जैसे कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए फंड्स पार्क करने से लेकर ओरिजिन बैंक अकाउंट को रिवील किए बिना ट्रांजैक्शन रूट करने तक। इसमें से कुछ भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जैसे डिस्क्लोज नहीं किया गया था, कुछ भी ऑडिट कमेटी के थ्रू नहीं गया। आरईएल के एनुअल रिपोर्ट्स ने मेहता की रेम्यूनरेशन एग्जैक्ट 1.2 लाख रुपीस पर ईयर दिखाया, जबकि उनके पर्सनल अकाउंट से कई करोड़ों रुपए फ्लो हो रहे थे। इंटरेस्टिंगली 21 करोड़ रुपीस राजेश मेहता के बेटे सिद्धार्थ के पास भी गए, जिनका कंपनी में कोई फॉर्मल रोल नहीं था। आरईएल ने जो रैशनल दिया वो ये था कि उन फंड्स ने उनके पर्सनल क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए पे किया था। कंपनी ने 140 क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स भी फर्निश किए, पर उनमें से कई इनकम्प्लीट थे, जिनमें अमाउंट्स रिकनसाइल भी नहीं हो रहे थे। फिर एलएस्ट प्राइवेट लिमिटेड भी है, जो एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है जिसे राजेश मेहता ने ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनकॉर्पोरेट किया था, आरईएल से अलग। ऐसे में ये कंपनी ईवी बैटरीज के लिए पीएलआई स्कीम के बेनिफिट्स भी एंजॉय करती है। एक गोल्ड कंपनी के लिए ऐसा मूव काफी अजीब है, लेकिन सबसे अजीब बात एलएस्ट का रोल था। आरईएल ने एलएस्ट को 565.88 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए और 350.03 करोड़ रुपीस वापस आए, और बाकी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इसके बावजूद आरईएल ने अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में एलएस्ट से रेंटल इनकम जैसे सिर्फ 12.6 लाख रुपीस डिस्क्लोज किए। एलएस्ट की रैबिट होल और भी डीप जाती है। जनवरी 2025 में एलएस्ट को एसीसी एनर्जी स्टोरेज के शेयर्स सब्सक्राइब करने की परमिशन दी गई, जो पहले एक होल्ली ओन्ड आरईएल सब्सिडियरी थी। इसने आरईएल की ओनरशिप को डाइल्यूट करके 51% कर दिया और एक सब्सिडियरी का लगभग आधा हिस्सा एक प्रमोटर कंट्रोल्ड एंटिटी को ट्रांसफर कर दिया गया। फिर सर्कुलर फंडिंग का एक अजीब केस आया। एलएस्ट ने एसीसी एनर्जी को 147 करोड़ रुपीस भेजे और एसीसी एनर्जी ने उसी दिन 112 करोड़ रुपीस वापस कर दिए। एसीसी एनर्जी ने बाद में एलएस्ट में वापस 262 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए। इसने एलएस्ट की वैल्यूएशन में एक ड्रामेटिक ग्रोथ इंजीनियर करने में मदद की। अप्रैल 2021 में राजेश मेहता ने एलएस्ट के 15 करोड़ शेयर्स 10 रुपीस पर शेयर पर खरीदे। 3 महीने बाद आरईएल ने 1 करोड़ शेयर्स 200 रुपीस पर शेयर पर सब्सक्राइब किए। लेट 2023 तक एफपीआईज 3000 रुपीस पर शेयर पे कर रहे थे। इसमें से कुछ भी स्क्रूटिनी में ना बचता अगर अंडरलाइन डेटा अवेलेबल करवाया गया होता, लेकिन सेबी के मुताबिक आरईएल ने ट्रांसपेरेंसी की कमी को इंश्योर करने के लिए पूरी कोशिश की। दिसंबर 2024 में आरईएल को इन्वेस्टिगेट करते समय सेबी ने बीडीओ इंडिया को फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट किया, पर आरईएल ने उन्हें अपने सिस्टम्स और अकाउंट्स का एक्सेस देने से मना कर दिया। फॉरेन सब्सिडीज के लिए ये स्विस डेटा प्रोटेक्शन लॉ के पीछे छुप गया। जहां लेजर्स प्रोड्यूस किए भी गए, वहां नरेशन कॉलम सिर्फ पार्शियली विजिबल थे और कोरिस्पॉन्डिंग अकाउंट नेम्स मिसिंग थे। 7021 करोड़ रुपीस के परचेजेस के एक सिलेक्टेड सैंपल में से आरईएल ने सैंपल वैल्यू का 2.03% का कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किया। टोटल 12,217 करोड़ रुपीस के सेल्स सैंपल्स के लिए सिर्फ 35% को वेरीफाई किया जा सका। जब सेबी ने कस्टमर वाइज सेल्स लिस्ट की डिमांड की, तो आरईएल ने इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग स्टेजेस पर 3 अलग अलग सबमिशंस दिए, और वो सब एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। सेम कस्टमर के लिए सेल्स फिगर्स में करोड़ों रुपए के वेरिएशंस दिख रहे थे। सामने आने पर आरईएल ने सेबी से सिंपली कहा कि वो पहले के सबमिशंस को इग्नोर करे और सिर्फ लेटेस्ट डेटा पर रिलाई करें। सेबी ने करंटली एक इंटरिम ऑर्डर दिया है, फाइनल एडजुडिकेशन नहीं। राजेश मेहता को अगले ऑर्डर्स तक आरईएल सिक्योरिटीज में डील करने से बार किया गया है। एक नया फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। विथहेल्ड किए गए डेटा का एक बड़ा ट्रांच हैंडओवर करने के लिए आरईएल के पास 30 दिन है। आरईएल ने एक 5 पॉइंट क्लैरिफिकेशन के साथ रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें ऑर्डर को इंटरिम कहा गया है। क्लेम किया है कि इसके रेवेन्यूज करेक्ट हैं और इश्यूज को एक कम्युनिकेशन गैप का नतीजा बताया है। अगली सुबह स्टॉक ने लोअर सर्किट हिट कर दिया। ये सब मार्च 2024 में एक शेयर होल्डर के सेबी को ईमेल करने से शुरू हुआ था। आपको क्या लगता है, आरईएल का मैनिपुलेशन और कितना डीप गया होगा? सेबी का फाइनल ऑर्डर क्या हो सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।